अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैंने तय किया हुआ कागज़ जेब में डाला और अदब बजा लाकर दुकान से निकल गया। मैं समझ गया था कि उसने कागज़ पर कोई ख़ास पैगाम लिखा है। मैं बाज़ार में से गुजरकर एक खुली जगह पर आ गया। यहाँ एक दरख्त के नीचे कंधे से थैला उतार कर यूँ बैठ गया जैसे ज़रा आराम लेने के लिए बैठा हूँ। वहाँ लोगों की आमदो रफ्त नहीं थी। मैंने जेब से कागज़ निकाल कर पढ़ा। उसमें लिखा था कि 4 मीनार से 7 नंबर बस पकड़ो और पुराने कब्रिस्तान के स्टॉप पर उतर जाओ। कब्रिस्तान के शुमाल में बेगम का मकबरा है, वहाँ मेरा इंतज़ार करो। अभी दिन की रोशनी बाकी थी, सूरज मगरब में गुरूब नहीं हुआ था। मैंने एक रक्शा लिया और 4 मीनार के बस स्टॉप पर उतर गया। 2-3 बसें आकर निकल गईं। आखिरी 7 नंबर की बस आई तो मैं उसमें सवार हो गया और कंडक्टर से कहा कि पुराने कब्रिस्तान का स्टॉप आए तो बता देना। बस शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में से गुजरती हुई एक कम आबादी वाले इलाके में दाखिल हो गई। यहाँ खेत और दरख्तों के ज़ख़ीरे थे। बस की रफ्तार कम होने लगी। कंडक्टर ने आवाज़ लगाई, पुराना कब्रिस्तान है। मैं बस से उतर गया। बस चली गई। मैंने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। एक तरफ छोटी सी मस्जिद के मीनार दिखाई दिए। मैं उस तरफ चल पड़ा। यह पुराने कब्रिस्तान की जनाजा गाह थी। कब्रिस्तान में कच्ची पक्की कब्रें थीं। मैं दिल ही दिल में फातिहा पढ़ता कब्रों के दरमियान से गुजरने लगा। मेरी निगाहें मकबरे को तलाश कर रही थीं। कब्रिस्तान की हदूद ख़त्म हो गई। एक तरफ घने दरख्तों में छोटी सी बारादरी नज़र पड़ी। मैं वहाँ आ गया। बारादरी में एक कब्र बनी हुई थी जिस पर सब्ज रंग का गिलाफ चढ़ा हुआ था। कुतबे पर आयात शरीफा कुनंदा थी और जिस बेगम साहिबा की यह कब्र थी उसका नाम लिखा हुआ था। मैं मकबरे की बारादरी में एक सतून के साथ लग कर बैठ गया। मैंने दो जानू होकर फातिहा पढ़कर मरहुमा की रूह को सवाब पहुँचाया और फिर अपने ख़ास आदमी का इंतज़ार करने लगा। इस दौरान सूरज गरूब हो गया और शाम की स्याही फैलना शुरू हो गई। फिज़ा हबसलूत थी, हवा जैसे बंद थी। मैं बारादरी से उतरकर टहलने लगा। टहलने से कुछ हवा लगने लगी। इतने में मुझे कब्रिस्तान की तरफ से एक आदमी बारादरी की तरफ आता दिखाई दिया। मैं बारादरी की ओट में हो गया। आदमी करीब आया तो मैंने उसे पहचान लिया। ये अपना आदमी था, यानी वही आदमी जिसने मुझे रुक्का लिखकर यहाँ पहुँचने की हिदायत की थी। वो मेरे पास आकर बोला, मेरे पीछे पीछे आओ। वो दरख्तों के एक ज़ख़ीरे में दाखिल हो गया। हम दरख्तों के दरमियान चले जा रहे थे। वो खामोश था, मैं भी खामोश था। ज़ख़ीरे के आखिरी किनारे पर टीन की छत वाला एक केबन सा बना हुआ था। दीवारें पत्थर जोड़कर बनाई गई थीं। पत्थरों पर जंगली बेलें चढ़ी हुई थीं। वो केबन के अंदर चला गया। मैं भी उसके पीछे केबन में दाखिल हो गया। उसने मोमबत्ती रोशन कर दी और केबन का दरवाज़ा खुला ही रहने दिया। अंदर बड़ा हब्स था। फर्श पर चटाई बिछी हुई थी। उसने चटाई पर मुझे अपने सामने बिठा लिया और जेब से बीड़ी निकाल कर सुलगाते हुए बोला, गुल खान ने मुझे तुम्हारे मिशन के बारे में सब कुछ बता दिया है। हमें इतना ज़रूर मालूम है कि लाहौर के समुद्री जजीरे की जेल में एक मुसलमान मुजाहिद कैदो बंद की सौबतें और खुफिया पुलिस की अजीतें सह रहा है और उस पर पाकिस्तानी कमांडो होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। इसके अलावा हमें उस मुजाहिद के बारे में कुछ मालूम नहीं है। मैंने कहा, पहले ये बताएं कि उस जजीरे का नाम इलोरा है या इलोर? वो बोला, उसका नाम इलोर है, सिर्फ इलोर। इलोरा और रजंटा दो गार हैं जो औरंगाबाद के ज़िला में वाक़ हैं। उनका इलोर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इलोर नीलोर से कुछ फासले पर आंध्र प्रदेश का वो साहली शहर है जहाँ दरिया समंदर में गिरता है। वहाँ से समंदर में 4 मील के फासले पर वो छोटा सा वीरान जजीरा है जहाँ जेल खाना है। उस जजीरे में और कोई आबादी नहीं है, सिर्फ जेल के अमले के लोग छोटे छोटे क्वार्टरों में रहते हैं। जेल के वार्डन और अफसर वगैरह रात को स्टेमर के जरिए इलोर शहर में आ जाते हैं। मैंने कहा, क्या इलोर में अपना कोई ऐसा आदमी मुझे मिल सकेगा जो मेरे मिशन के सिलसिले में थोड़ा सा गाइड कर सके और ज़रूरत पड़ने पर मेरी थोड़ी बहुत मदद भी कर सके? उस आदमी ने कहा, वहाँ अपना एक आदमी मौजूद है। मैंने तुम्हें उस आदमी के बारे में बताने के वास्ते ही यहाँ बुलाया है। मैंने उससे पूछा, क्या ये आदमी कश्मीरी मुजाहिद है? उसने कहा, कश्मीरी मुजाहिद अपने महाज पर भारतीय फ़ौजियों के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहे हैं
انہیں اتنی فرصت نہیں کہ یہاں آ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں۔ ایلور میں تم جس آدمی سے ملو گے وہ آندھرا پردیش کا مسلمان ہے، جیسے میں یہاں کا رہنے والا مسلمان ہوں، لیکن حیدرآباد میں ہندو کے نام سے اسلام کی سر بلندی ہے، کشمیر کی آزادی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے کام کر رہا ہوں۔ ہمارے درمیان اسلام کا رشتہ ہی سب سے بڑا رشتہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی ہو گیا وہ اپنے مسلمان بھائی کی ضرور مدد کرے گا۔ اور یہ تو جہاد کشمیر اور پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے جس کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے۔ اس آدمی کی باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اسلام کا رشتہ ہمارا سب سے بڑا رشتہ ہے۔ اگر دنیا کے تمام مسلمان چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات کو پس پشت ڈال کر اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر اسلام اور صرف اسلام کے پرچم تلے متحد ہو جائیں تو یقین کریں امت مسلمہ کی طاقت کا مقابلہ پھر دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی نہیں کر سکیں گی۔ آپ نے اس حیدرآبادی مجاہد نے مجھے اس خاص آدمی کا نام اور جو حلیہ بتایا جو ایلور کے ساحلی شہر میں رہ رہا تھا اور جس کے پاس مجھے جانا تھا۔ حیدرآبادی مجاہد نے کہا، اپنا یہ غازی مسلمان کے نام سے یعنی اپنی اصلی حیثیت سے رہتا ہے۔ میری طرح وہاں اسے ہندو اور کانگریس کمیٹی کا رکن بن کر رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اپنے خفیہ ذریعے سے اس کو تمہارے مشن کے بارے میں اطلاع پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد حیدرآبادی مجاہد نے مجھے اس شخص کا ایلور شہر میں پورا ایڈریس زبانی بھی بتایا اور لکھ کر بھی دے دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھ سے لے لو۔ میں نے کہا، میرے پاس نیلور شہر تک ریل کا ٹکٹ موجود ہے۔ آگے ایلور کے بارے میں سنا وہ نیلور سے زیادہ دور نہیں ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہاں پہنچ سکوں۔ حیدرآبادی مجاہد کہنے لگا، پھر بھی تم مجھ سے کچھ پیسے لے کر رکھ لو۔ ویسے تو ایلور شہر والا اپنا غازی تمہاری ہر طرح سے مدد کرے گا۔ اس نے مجھے اجکن کی جیب میں سے انڈین کرنسی کے 10 روپے کے 5 نوٹ نکال کر دیے جو میں نے شکریہ کے ساتھ اپنے پاس رکھ لیے۔ اب تم یہاں سے سیدھا حیدرآباد کے ریلوے اسٹیشن پر جاؤ گے۔ نیلور جانے والی مدراس میل تمہیں رات کے 8 بجے ملے گی۔ میں اب جاتا ہوں۔ میرے جانے کے 5 منٹ بعد تم یہاں سے نکل جانا۔ میرے لائق اور کوئی خدمت ہو تو بتا دو۔ میں نے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حیدرآبادی مجاہد مجھ سے گلے لگ کر ملا اور بولا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ ویسے ایلور کے جزیرے والی جیل سے آج تک کوئی قیدی فرار نہیں ہو سکا۔ میں نے کہا، میں اپنے مسلمان بھائی کو جیل کی سلاخوں اور بھارتی درندوں کی ظالمانہ اذیتوں سے نجات دلا کر رہوں گا، خواہ اس کے لیے مجھے اپنی جان کی بازی کیوں نہ لگانی پڑے۔ حیدرآبادی مجاہد نے میری پیشانی چوم لیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے مجھ سے دوبارہ ہاتھ ملاتے ہوئے بڑی جوشیلی آواز میں کہا، پاکستان زندہ باد، آزادی کشمیر زندہ باد، اور وہ تیزی سے کیبن میں سے نکل گیا۔ اس حیدرآبادی مجاہد کے سینے میں جذبہ اسلام اور جوش اسلام کی بجلیاں تڑپ رہی تھیں۔ یہی وہ جذبہ اور جوش ہے جس کی طاقت سے مسلمانوں نے روم کی طاقتور ترین سلطنت کے پرخچے اڑا دیے تھے اور ان کے گھوڑے کفر کے بتوں کو رونتے ہوئے ہسپانیہ اور اس کے آگے جنوبی فرانس اور ویانا کی سرحدوں تک پہنچ گئے تھے۔ یہ حیدرآبادی مجاہد میرے سینے میں موزن جذبہ اسلام کو پھر سے تابندہ کر گیا تھا۔ جب وہ چلا گیا تو اس کے 5 منٹ بعد میں بھی کیبن سے باہر نکل آیا۔ اس وقت باہر رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ انڈیا کے جنوبی علاقے میں راتیں جنگلات اور سبزے کی وجہ سے بڑی تاریک ہوتی ہیں اور رات بڑی جلدی چھا جاتی ہے۔ میں قبرستان میں چلنے لگا۔ کسی طرف سے مینڈک کے بولنے کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ شاید ادھر کوئی تالاب تھا۔ سڑک پر بتیاں روشن ہو گئی تھیں۔ میں پرانے قبرستان والے بس سٹاپ پر آ کر بس کا انتظار کرنے لگا۔ کافی انتظار کے بعد ایک بس آئی۔ میں نے کنڈکٹر سے کہا کہ مجھے ریلوے اسٹیشن کا ٹکٹ دے دیا۔ اس نے بتایا کہ ریلوے اسٹیشن جانے والی بس مجھے 4 مینار سے ملے گی۔ میں نے 4 مینار تک کا ٹکٹ لے لیا۔ 4 مینار کے اسٹاپ پر اتر گیا۔ یہاں سڑک پر خوب ٹریفک اور روشنی تھی۔ 4 مینار کی چکور اور اونچے اونچے میناروں والی عمارت کے نیچے سے سڑک گزرتی تھی۔ میں فٹ پاتھ پر کھڑا گاڑیوں اور پیدل چلنے والوں کو دیکھ رہا تھا۔ آخر مجھے اسٹیشن جانے والی بس مل گئی اور میں ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ ابھی گاڑی آنے میں کافی وقت تھا۔ ٹکٹ میری جیب میں تھا جسے ٹی ٹی نے حیدرآباد سے نکلتے ہوئے چیک کر لیا تھا۔ اس ٹکٹ میں ایک طرف سوراخ کیا گیا تھا
मैं टिकट दिखाकर उस प्लेटफार्म पर आ गया जहाँ से मुझे नीलोर की तरफ जाने वाली मद्रास मेल मिलनी थी। जब तक गाड़ी नहीं आई मैं एक तरफ बैठकर इंतज़ार करता रहा। आखिर ट्रेन आ गई और दूसरे मुसाफिरों के साथ मुझे भी लेकर मद्रास की तरफ रवाना हो गई। अगर आपको कभी इस तरफ सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ है तो आप ज़रूर जानते होंगे कि हैदराबाद से नीलोर तक का सफ़र भी काफ़ी लंबा सफ़र है। हैदराबाद के स्टेशन से रेलवे का एक रूट महबूब नगर, करनूल और अनंतपुर से बंगलोर तक का है। एक रेलवे लाइन हैदराबाद से गुलबर्गा, शोलापुर और पूना से होती हुई बम्बई को जाती है। मैं जिस रूट पर सफ़र कर रहा था वो हैदराबाद से विजयवाड़ा या बेजवाड़ा, गंटोर और आगे नीलोर से मद्रास तक का रूट था। यह ट्रेन यानी मद्रास मेल सारी रात और दूसरा पूरा दिन चलती रही। दूसरे दिन तीसरे पैर उसने मुझे नीलोर पहुंचाया। नीलोर से मैं एक लारी में बैठकर इलोर नाम के सहेली शहर पहुंच गया। इलोर का शहर या बंदरगाह खलीज बंगाल के मगरबी साहिल पर वाक़ है। इलोर से ज़रा नीचे की जानब किसी दरिया का डेल्टा है। उस दरिया का नाम मुझे याद नहीं रहा। यह दरिया यहाँ समंदर में गिरता है। सूरज गरूब हो चुका था। आसमान पर बादलों के टुकड़ों का रंग गहरा करमज़ई हो रहा था। सहेली शहर इलोर ज़्यादा बड़ा शहर नहीं था। बाज़ारों में दुकानें खुली थीं। रक्षों के अलावा कहीं कहीं मोटर कारें भी चलती नजर आ रही थीं। एक तरफ थोड़ी बुलंदी पर कोई बहुत बड़ी इमारत थी जिसके ऊपर तेलुगु ज़बान में लिखा हुआ नेवन साइन जगमगा रहा था। लोगों के रंग यहाँ ज़्यादा काले हो गए थे। औरतें भी काली काली थीं। फिज़ा ऐसी थी जैसे हमारे पंजाब में अगस्त के महीने में होती है। अपने गाजी का एड्रेस मेरे पास था। शहर मुख्तसर सा मगर बड़ा साफ सुथरा और किसी हद तक मॉडर्न था। एक आदमी से मैंने पता पूछा तो मालूम हुआ कि अपने गाजी का ठिकाना वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं पैदल ही चल पड़ा। रास्ते में दो सिनेमा घर है जहाँ एक सिनेमा हाउस में हिंदी की और दूसरे में तेलुगु की फिल्म लगी हुई थी। लोगों की अक्सरियत ने वही मद्रासी अंदाज में धोतियाँ घुटनों से ऊपर तक उठाकर बांधी हुई थीं और जिस्म पर सिर्फ बुनियान ही थी। औरतों ने जोड़ों में सफ़ेद फूलों के गजरे ज़रूर सजे हुए थे। कोई होटल या कॉफ़ी की दुकान रास्ते में आती है तो अंदर से तमिल, तेलुगु और कर्नाटक संगीत गानों की रिकॉर्डिंग सुनाई देती है। किसी रेस्तोरां से हिंदी फिल्मों के गीत भी सुनाई देते थे। मैं उस मकाम पर पहुंच गया जहां हमारा गाजी रहता था, यानी जो एड्रेस मुझे हैदराबादी मुजाहिद ने दिया हुआ था। मेरे सामने शाम के बढ़ते फैलते मलकी अंधेरे में एक मचान के ऊपर बना हुआ बांस का मकान था जिसकी सीढ़ियों में एक बूढ़ा आदमी बैठा नारियल पी रहा था। मैंने अपने गाजी का नाम लेकर उससे कहा कि मुझे उससे मिलना है। वो खांसते हुए बोला, उधर झुमरे पट्टी में मिलेगा। मैं कुछ समझ न सका। मैंने पूछा, झुमरे पट्टी में कहाँ मिलेगा? बूढ़े ने बड़े इत्मीनान से नारियल के हुक्के के दो तीन कश लगे और एक बार फिर खांसने के बाद बोला, इस बाजू को जाएगा। उसने तीन चार जुमलों में मुझे समझाया कि झुमरे पट्टी कहाँ पर है। मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत मतलब निकाला और जैसा उसने बताया था वैसे ही एक तरफ चल पड़ा। जिस तरह बूढ़े ने मुझे जाने के लिए कहा था उस तरफ एक कच्चा रास्ता था जिसकी दोनों जानिब नारियल के दरख्त खड़े शाम की हवा में अपनी शाखों को हिला रहे थे। यह जगह चूँकि समंदर के करीब थी इसलिए अपने कराची शहर की तरह यहाँ भी शाम के वक्त समंदर की तरफ से हवा चलने लगी थी। यह कच्चा रास्ता एक तरफ को मुड़ गया। 15-20 कदम चलने के बाद सामने सड़क बंद हो गई और एक अंग्रेज़ी फिल्मों की तर्ज का कटीज नजर आया जिसके आगे सब्जे का लान था। लान बिल्कुल खाली पड़ा था। कटीज बांस और लकड़ी की पुरानी तर्ज का था। उसकी तकूनी छत की पेशानी पर बिजली का बल्ब रोशन था। एक छोटा सा रास्ता कटीज के बरामदे तक जाता था। उसका कोई गेट नहीं था। लान के पीछे मैंने दो मोटर कारें खड़ी देखी। एक सतून के चकोर पत्थर पर तेलुगु और अंग्रेजी जबानों में झुमरे पट्टी लिखा हुआ था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह कोई होटल है या क्या है। इतने में एक औरत अंदर से आती नजर आई। वो अपनी साड़ी से घरों में काम करने वाली लगती थी। जब वो मेरे करीब से गुजरने लगी तो मैंने उससे पूछा, झुमरे पट्टी यही है? उसने तेलुगु जबान में कुछ कहा और चली गई। मैं कुछ समझ न सका। चूँकि मैंने चकोर सतून पर मिटे हुए अंग्रेजी हरूफ में झुमरे पट्टी लिखा हुआ पढ़ लिया था इसलिए मैं कटीज के बरामदे में आ गया। यहाँ मुझे अंदर से अंग्रेजी म्यूजिक की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी। मैं बरामदे में रुक गया। कटीज के दरवाजे लकड़ी के थे। खिड़कियाँ भी लकड़ी की थीं और बंद थीं। कहीं कहीं से रोशनी की किरणें बाहर निकल रही थीं।
मुझे यह सब कुछ बड़ा पुरस्कार लगा। आखिर मैंने हिम्मत करके दरवाजे के बाहर लगा हुआ कार बेल का बटन दबा दिया। 3-4 मरतबा बेल देने पर दरवाज़ा खुल गया। अंदर धुंधली धुंधली रोशनी में एक दरमियाने कद की सेहतमंद जिस्म वाली काली औरत खड़ी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने अंग्रेजी में मुझसे पूछा कि मुझे किससे मिलना है। इस इलाके में जैसा कि मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, अंग्रेज़ी ज़बान आम बोली जाती है। मैंने अपने गाजी का नाम लिया। औरत मुस्कुराते हुए ज़रा ज़रा हिल भी रही थी। लगता था उसने कोई नशा कर रखा है। कहने लगी, मेरे साथ आ जाओ। मैं अंदर चला गया। उसने दरवाज़ा बंद करके बोल्ट कर दिया और मेरे सामने आगे आगे मुँह ही मुँह में अंग्रेज़ी के किसी गाने की धुन गुनगुनाती हुई चलने लगी। हम एक सजे सजाए मगर खाली पड़े हुए कमरे में से गुजर कर दूसरे कमरे में आए तो वहाँ अंग्रेज़ी म्यूज़िक की धुन पर बड़ी धीमी पुरस्कार रोशनियों में काले काले मर्द औरतों के जोड़े अंग्रेज़ी डांस कर रहे थे। ये हाल कमरा था जिसमें 3 तरफ मेज़ें लगी थीं। मेज़ों पर भी औरतें और मर्द बैठे गुलफाम के जाम लुढ़ा रहे थे। मगर हैरत की बात यह थी कि उनमें से अक्सरियत रिटायर्ड किस्म के उधेड़ उम्र और बूढ़े आदमी और औरतों की थी। और उनमें से कोई भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू नहीं कर रहा था। औरत मुझे हाल कमरे के कोने में एक काउंटर के पास ले गई, जहाँ सफ़ेद और सुर्ख वर्दियों वाले 3-4 बैरों के दरमियान एक गहरी सांवली रंगत वाला कसरती बदन का एक जवान अनाबी रंग की टी शर्ट और सियाह रंग की पतलून में मलबूस खड़ा उन्हें कुछ हिदायत दे रहा था। काली औरत जो मुझे वहाँ तक लाई थी, उसने तेलुगु ज़बान में उस जवान आदमी को मुखातिब करते हुए कुछ कहा और फिर मेरी तरफ इशारा करके वापस चले गया। उस शख्स ने मेरी तरफ एक सरसरी नज़र से देखा और बैरों को ज़रूरी हिदायत देकर रुखसत किया और मेरे करीब आकर अंग्रेज़ी में मुझसे पूछा कि मुझे किससे मिलना है। मैंने भी अंग्रेज़ी में उसका नाम लेकर कहा कि मुझे इस नाम के आदमी से मिलना है। वह मेरी तरफ गौर से देख रहा था। कहने लगा, मैं ही हूँ, तुम कहाँ से आए हो? मैंने कहा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसने कहा, मेरे साथ हो। वह मुझे काउंटर से हटाकर एक छोटे से कमरे में ले गया। दरमियान में लोहे की एक मेज़ और 2 कुर्सियां रखी हुई थीं। हम बैठ गए। वह मेरी तरफ गौर से देख रहा था। जब मैंने उसे बताया कि मुझे हैदराबादी मुजाहिद ने उसके पास भेजा है, तो अपनी जेब से सिगार नुमा सिगरेट निकाल कर सुलगाया और लाइटर बुझाकर जेब में डालते हुए अंग्रेज़ी में कहने लगा, मेरा ख्याल है अब कोड वर्ड्स का तबादला कर लेना चाहिए ताकि हमें एक दूसरे पर कोई शक व शुबा बाकी न रहे। हैदराबादी मुजाहिद ने मुझे कोड के दोनों जुमले बता दिए थे। एक जुमला मुझे बोलना था, जिसके जवाब में दूसरा जुमला उस गाजी को बोलना था। मैंने अपना खुफिया कोड का जुमला बोला। इसके जवाब में उस शख्स ने, जिसको मैं अब गाजी ही कहूँगा, बोल दिया। तस्दीक हो गई कि हम दोनों सही आदमी से मिल रहे हैं। उसने उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और कहने लगा, हैदराबाद से मुझे अपने साथी ने तुम्हारे मिशन के बारे में सारी तफसीलात बता दी थी। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। अब ऐसा है कि यहाँ हम एक दूसरे से कोई बात नहीं कर सकते। तुम पहले कभी इस शहर में आए हो? मैंने कहा, नहीं, यह मेरा पहला मौका है। उसने कुछ सोचकर मेरी तरफ देखा और बोला, तुम ऐसा करो कि इस क्लब के पीछे भी एक लान है, वहाँ मौसम खुशगवार होगा। पीछे लान में कुर्सियाँ लगी हुई हैं, तुम वहाँ जाकर मेरा इंतज़ार करो। मुझे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा और लगेगा। फिर आधे घंटे बाद मैं तुम्हें वहाँ से ले लूँगा और हम अपने क्वार्टर में जाकर तफसीली बातचीत करेंगे। ओके, मैंने कहा। उसने दरवाज़ा खोलकर अकबी लान में जाता रास्ता दिखाया और ख़ुद काउंटर की तरफ चला गया। मैं एक तंग राहदारी से गुजर कर अकबी लान में आकर बैठ गया। मुझे मच्छर तंग करने लगे। मैं उठकर लान में टहलने लगा। घास गीली थी, जिससे मेरे जूते गीले होने लगे, तो मैं लान की दूसरी तरफ छोटी सी सड़क पर आ गया। मैंने सोचा, अभी अपने गाजी के आने में आधा घंटा पड़ा है, मैं मंदिर में रक्स करती देवदासी की एक झलक देख सकता हूँ। मंदिर को एक छोटी सी पगडंडी नारियल के दरख्तों में से होकर जाती थी। मैं तेज तेज कदमों से चलता मंदिर के अहाते में आ गया। यहाँ पुजारी लोग मंदिर में आ जा रहे थे। मंदिर की फिजा लोबान और अगरबत्तियों की खुशबुओं से बोझल हो रही थी। ये बोझल फिजा मुझे परेशान कर रही थी। वैसे भी मुझे अपने गाजी का ख्याल लगा हुआ था। चुनाचे मैं मंदिर से निकल आया। वासी पर उस छोटी सी पगडंडी पर से गुजर कर जब झुमरे पट्टी की इमारत के लान में दाखिल होने लगा, तो अचानक एक तरफ से 3 आदमी निकलकर मेरे सामने आ गया।
उनमें 2 वहाँ की पुलिस की वर्दी में थे और एक सिविलियन लिबास में था। पुलिस के सिपाहियों में से एक के पास राइफल थी, दूसरे ने पिस्तौल मेरी तरफ तान रखा था। यह पुलिस इंस्पेक्टर लगता था। मैं हैरान होकर उनका मुंह तकने लगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने सामने आते ही पिस्तौल का रुख मेरी तरफ करते हुए अंग्रेजी में कहा, हाथ ऊपर उठाकर अपनी जगह पर खड़े रहो, अगर जरा हरकत की तो गोली मार दूंगा। मैंने हाथ खड़े कर दिए। ये तीनों भारत के सूबा आंध्र प्रदेश की पुलिस के एहलकार थे। उनकी वर्दियां मैं पहचानता था। उनमें से एक पुलिस कांस्टेबल था, दूसरा सब इंस्पेक्टर होगा, तीसरा जिसने सिविलियन कपड़े पहने हुए थे यकीनन खुफिया पुलिस का आदमी था। सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर पुलिस के हाथ में पिस्तौल था जिसका रुख मेरी तरफ था, दूसरे के पास राइफल थी। मैं निहत्था था। फासला हमारे दरमियान इतना था कि मैं कमांडो अटैक भी नहीं कर सकता था। इससे पहले इतना कि मैं उन पर झपटता, वो बड़ी आसानी से मुझ पर फायर कर सकते थे। दूसरे मौका ऐसा नहीं था कि मैं पुलिस मुकाबला करता। मुझे ये भी मालूम था कि इन लोगों ने मुझे हाथ खड़े करने के लिए किस लिए कहा है। हो सकता था कि वो इधर किसी जगह छापा मार रहे हों। मैंने सब इंस्पेक्टर को अंग्रेजी में कहा, मामला क्या है सर? मैं तो यहाँ अजनबी हूँ, अपने कज़न से मिलने हैदराबाद से आज ही आया हूँ। सब इंस्पेक्टर ने तेलुगु जबान में सिविलियन कपड़े वाले साथी से कुछ कहा। उसने आगे बढ़कर मेरी तलाशी लेनी शुरू कर दिया। खुदा का शुक्र है कि मेरे पास कोई पिस्तौल वगैरह तो क्या, एक चाकू भी नहीं था। इन इलाकों में लोग लाइसेंस याफ्ता असला भी साथ नहीं रखते थे। जब मेरे पास से कुछ ना निकला तो सब इंस्पेक्टर ने पिस्तौल नीचे कर लिया और बोला, तुम्हारा कज़न कहाँ है जिससे तुम मिलने आए हो? मैंने झुमरे पट्टी में मुलाजिम अपने गाजी का नाम लिया और कहा वो झुमरे पट्टी में काम करता है। उसने मुझे इस जगह इंतज़ार करने को कहा था। सब इंस्पेक्टर ने कहा, चलो झुमरे पट्टी क्लब में चलो। ये लोग मुझे लान में ले आए। ठीक उस वक्त अपना गाजी लान के बरामदे से निकल रहा था। उसने लान की धीमी रोशनी में मुझे पुलिस के साथ देखा तो उसने सब इंस्पेक्टर तेलुगु जबान में कोई बात किया। उसने भी तेलुगु जबान में कोई जवाब दिया। फिर सब इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए पिस्तौल होल्स्टर में डाल लिया और अंग्रेजी में कहने लगा, गलती हो गई, तुमको मालूम है इधर कल एक रिटायर्ड मेजर का कत्ल हो गया था। हमने इलाके की नाकाबंदी कर रखी है।